हेलो, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। मैं भानुप्रिया। आज से हम लोग जो यूपी जीआईसी पीजीटी का पेपर होता है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा यूनिट तैयार हो चुका है, कौन सा नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व। इसके अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का भी अर्थ परिभाषा या मतलब उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नगर राज्य, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शंस आपके दिए हैं नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो सही आंसर है आपका राज्य। यह यूपी जीआईसी में पूछा गया था क्वेश्चन 2009 में। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है नगर राज्य से पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है आपका शहर राज्य। नगर राज्य या शहर राज्य दोनों एक ही शब्द है। यह सब सामान्यतः इससे संबंधित है। ऑप्शंस आपके प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका प्राचीन ग्रीस हो जाएगा। यहाँ आपको बताते भी चलें, जो प्राचीन काल में यूनानी विचारक थे वह राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया करते थे और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता है। और आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के जो राजनीतिक विचारक थे मैकियावेली, उन्होंने किया था। और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है। देश, राज्य, शहर राज्य, गांव। तो सही आंसर आपका शहर राज्य। देखिए क्वेश्चंस एक ही है लेकिन बस पूछने का तरीका जो है अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पुलिस शब्द का संबंध किससे है। पुलिस, नागरिक प्रशासन, नगर राज्य, लोकमत। तो सही आंसर है नगर राज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लातिनी शब्द है और जर्मन शब्द है। तो इसका सही आंसर है कि यह जो है एक यूनानी शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं, संस्कृति। सेकंड है ऑप्शन संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। थर्ड है या सी कह सकते हैं राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज, राजनीतिक दल। फोर्थ है आपका राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसमें आपका सही आंसर जो है यह चौथा हो जाएगा राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल। अगर आप देखें कि राजनीति विज्ञान जो है का विषय क्षेत्र जो है राज्य है, मूल्य भी है, सरकार है, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल। लेकिन अगर इसमें जाएं तो विधियां तो हैं लेकिन प्रथाएं नहीं हैं। तो ये आंसर ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सेकेंड में अगर देखेंगे तो बाजार की, राजनीति विज्ञान में बाजार विषय क्षेत्र बाजार एकदम नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे सभ्य समाज दिया है तो ये भी एलिमिनेट होता है। इस तरह आपका आंसर जो है आप ऐसे एलिमिनेट करके डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन का क्षेत्र। ऑप्शंस हैं आपके लोक जीवन,
राज्य, सरकार, विधि निर्माण। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लोक जीवन। अगर आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो राजनीति विज्ञान संस्थाओं और राजनीति का अध्ययन है। ठीक है, अगर आधुनिक सिद्ध, लेकिन आधुनिक उपागम यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आधुनिक उपागम के संदर्भ में अगर बात करें तो द्वितीय विश्व के बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण आया, या मतलब कह सकते हैं नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, तो यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी था। लेकिन क्या हुआ कि यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यथार्थवादी नहीं हुआ। इससे क्या मतलब ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बल जो है वर्तमान समय में इन बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान समय जो मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए कि जो केवल मानव जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, बल्कि वह जो है यह कहना उचित होगा, यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के जो राजनीतिक जीवन है, क्रियाकलाप हैं तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के जो सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक या अन्य पक्ष है उसका अध्ययन करता है, न कि वह जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन ही नहीं करता है। तो जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक जो उपागम है उसका अध्ययन क्षेत्र जो है लोक जीवन हो जाएगा, क्योंकि यह मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है, सिर्फ राजनीतिक पक्षों का नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है परंपरागत, क्या पूछ रहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो जो शक्ति है, शक्ति का अध्ययन करता है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान, ये एकदम सही है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन आपका है मूल्य प्रधान अध्ययन, तो यह गलत है। यह जो है मूल्य प्रधान की बात जो है, मूल्यों की बात आप अगर देखें तो वह परंपरागत राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन जो है वो भी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंदर, जो हम पीछे अभी आपको जस्ट बताए हैं। अगर इसमें देखें कि कैसे मूल्य प्रधान अध्ययन जो है परंपरागत राजनीति के अंतर्गत आता है, या परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता भी है, जबकि जो अन्य हैं वह आधुनिक दृष्टिकोण से सम्मिलित किए गए हैं। परंपरागत में मूल्यों का प्रधानता दी गई है परंपरागत राजनीति विज्ञान में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ऑप्शंस है आपके भौतिकी विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान और समाज विज्ञान। तो सही आंसर आपका समाज विज्ञान। तो समाज विज्ञान कैसे है, क्या है? जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली एक विधि है, शैक्षणिक विधा है। तो इस तरह अगर मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर देखें तो मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो है राजनीति विज्ञान की एक शाखा भी है मानव समाज। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा समाज विज्ञान हो जाएगा। अगर प्राकृतिक विज्ञानों के जो अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है, जिस कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान, जिसमें क्या है नृ विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि विषय को अध्ययन किया जाता है या सम्मिलित किया गया है। तो अतः मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है और इसका संबंध जो है राज्य से है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा समाज विज्ञान। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है, समाज विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता। तो सही आंसर है राजनीतिक सत्ता। यह भी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको रख सकते हैं, आधुनिक उपागम, जिसमें हम पीछे बताए हैं कि जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, जैसे सामाजिक, आर्थिक,
धार्मिक का अध्ययन करता है। तो इसमें मानवीय क्रियाओं में क्या आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था भी आ जाएगा, समस्याएं आ जाएंगी, उसके समाधान से संबंधित जो भी हैं वो आ जाएंगे। तो राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से जो है राजनीतिक सत्ता से संबंधित है और फोकस उसी पर है, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव के जो क्रियाकलाप हैं उसका भी अध्ययन आधुनिक दृष्टि उपागम में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उत्तर का चयन कीजिए कि राजनीति विज्ञान, पहला जो है राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। सेकंड है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। थर्ड है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। इसे अच्छी राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, पहला जो है आपका सही है कि राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। सेकंड जो है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, ये भी सही है। और यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है, तो यह गलत है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब पूर्णतः न वैज्ञानिक है न पूर्णतः नैतिकतावादी। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना होगा, तो यह सही है। यहाँ पे देखें कि यह कैसे जैसे पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे हैं। मतलब वैज्ञानिक अगर पूर्णतः वैज्ञानिक कर देंगे तो उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक पूर्णतः नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूर्ण नैतिक है, क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। इसीलिए यह पूर्णतः न वैज्ञानिक है न नैतिकतावादी है। तो इस तरह आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास जो है अस्थायित्व का उत्पन्न करता है। तो इसमें पूछ रहा है सही कथन कौन सा है। तो राजनीतिक विकास जो है सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, तो ये बी सही है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राजनीतिक विकास स्थायित्व का निर्माण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बता दें कि राजनीतिक विकास से क्या समझते हैं या इसका क्या अर्थ है। तो जो शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की जो भागीदारी है उसे ही राजनीतिक विकास कहते हैं। यह जो भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है और अतः हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो क्या होता है कि राजनीतिक विकास तभी है जब नागरिक अपनी भागीदारी शासन में दिखाते हैं या जिससे लोकतंत्र का एक मजबूत स्वरूप सामने दिखता है, अधिक स्पष्ट होता है। जब नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे ही राजनीतिक विकास कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की एक अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, इल्चमैन, रुडोल्फ लॉसवेल, गोल्ड हैमर। तो सही आंसर जो है इल्चमैन हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपको बता दे भी चले, जो रुडोल्फ है वो प्रशासनिक चिंतन से संबंधित है और जो लासवेल जो है वह शक्ति की संकल्पना से संबंधित है और आपके जो गोल्ड हैमर है वह अनुवादक, मुख्य रूप से अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये राजनीतिक विकास की अवधारणा इन्होंने नहीं दिया है राजनीति विज्ञान के अंदर, सिर्फ इल्चमैन जो है वो राजनीतिक विकास की अवधारणा। और ऐसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किससे संबंधित है पूछ देगा और ऑप्शंस ऐसे सिमिलर या पूछ देगा कौन सा संबंधित नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। अगला है क्वेश्चन 14। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए।
पहला है देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो सही आंसर जो है देश के राजनीतिक विकास से। एडवर्ड सिल्स ने जो है वह राजनीतिक विकास को मापने के लिए या राजनीतिक संस्था को मापना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था कि जैसे राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। और उन्होंने इसके संदर्भ में 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया, जिसमें आपका पहला जो था राजनीतिक लोकतंत्र के आधार पर, दूसरा नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा जो है आधुनिकृत स्वेच्छातंत्रवाद, चौथा सर्वाधिकार गुणतंत्रवाद और पांचवा जो है परंपरागत गुणतंत्रवाद के रूप में उन्हें 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया था और कहा था कि राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं के रूप में मापा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है पहला हो जाएगा कि राजनीतिक विकास को मापा जाए किस स्तर पर, उनके संस्था के स्तर पर, न कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, किस प्रकार से संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर कौन लोग नाम मात्र के रूप में काम कर रहे हैं, कौन वास्तविक रूप में काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 15, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? ऑप्शंस आपके दिए हैं मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है दर्शन शास्त्र हो जाएगा। और यहाँ आपको बता दें कि चले जो दर्शन शास्त्र को जो है सभी जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उसके जनक के रूप में जाना जाता है, या जनक होने का श्रेय भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से भी इसका आंसर कि उसी से उत्पत्ति मानी जाती है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है दर्शन शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो पॉलिटिक्स को शब्द यूनानी भाषा के या ग्रीक, कभी कभी ऑप्शन आपको ग्रीक भी दे दे, ग्रीक भाषा, तो ग्रीक भी सही आंसर होगा। तो या ग्रीक कह सकते हैं या यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक या कह सकते हैं मतलब संकेतक है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य के रूप में उस समय पोलिस जो नगर राज्य थे उसको पोलिस कहा जाता था। इस नगर राज्य में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की जो गतिविधियां थी वो प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी और इससे जो संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स कहा। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो मतलब यूनानी विचारक थे उन्होंने जो नागरिक जो भी शासन संचालित करते थे या जो भी प्रक्रिया प्रयोग में लाते थे या जिसके माध्यम से करते थे उसके व्यवस्थित अध्ययन को ही उन्होंने पॉलिटिक्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत। देखिए हम ऊपर आपको बताए थे कि ग्रीक भी दे सकता है, यूनानी भी दे सकता है, तो आंसर आपका सीधे ग्रीक हो जाएगा। आप एक बात कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह से हम डिटेल में ऐसे मतलब डिस्कस करें या सिर्फ क्वेश्चंस को ही करते चले या लाइन से जो मतलब समझाते हुए भी चलें? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ये देखिए 2 बार टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, या ऐसे पूछ देता कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, एक का नाम दे देगा, 3 कोई अन्य राइटर दे देंगे कि कौन है। जैसे मान लीजिए चार्ल्स मेरियम दे दिया, बाकी कोई और अदर राइटर का भी नाम दे सकता है। तो और यहाँ पे जैसे आधुनिक राज्य में इनके अलावा कौन कौन से और समर्थक हैं, तो जैसे ग्राहम वालेस भी हैं, लियोनार्ड वाइट हैं, क्विंसी राइट हैं,
और हेराल्ड लासवेल तो दिया ही है, फ्रेडरिक सुमैन है, वियोकी जूनियर हैं, ग्रेवियल आमंड भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं, और इसके अलावा हर्बर्ट साइमन हो गए, ट्रूमैन हो गए, कैटलिन जैसे विचारक जो हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट पूछा है, किसने कहा? तो ऑप्शंस आपके गार्नर, डिमार्क, गिलक्राइट, सीले। तो सही आंसर आपका यहाँ पे डिमार्क होगा। ये यूपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे जो डिमार्क बता दें कि यह जो है एक इनका जैसे पूरा नाम जो है मार्शल एडवर्ड डिमॉक है। यह जो है एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे, और यह लोक प्रशासन में इनका बहुत योगदान भी है, और यह मतलब लोक प्रशासन के प्रोफेसर भी रह चुके थे। डिमार्क जो थे उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और सरकार के क्षेत्रों का मतलब उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, और इसके लिए वो ज़्यादा फेमस भी हैं। डिमार्क जो है कि लोक प्रशासन और सरकार के क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए उन्हें जाना जाता है, और उन्हीं का यह कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध जो है राज्य तथा उनके साधन सरकार से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? यानी कि राजनीति शास्त्र कह सकते हैं कि जो राजनीति शास्त्र की परिभाषा है वो राज्य तक ही सीमित है। तो यहाँ पे पहले तो आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शंस आपके हैं कोकर, सेबाइन, गार्नर, अरस्तु। तो सही आंसर आपका गार्नर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे गार्नर ने अपनी जो उनकी फेमस पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में उन्होंने जो राजनीति विज्ञान के प्रकृति और विषय क्षेत्र के रूप मतलब उसमें परिभाषित किया है। तो उसी के संदर्भ में जब विषय क्षेत्र के परिभाषित कर रहे थे तो उसी के संबंध में कहा था कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। यानी उनकी जो परिभाषा है वो राज्य तक ही सीमित है, वह राज्य को ही सब कुछ मानते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। यह हम कह सकते हैं कि जो गार्नर है कि वह राज्य को ही सब कुछ मानते हैं, और उन्होंने जो है इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन और शासन व्यवहार से है, ये भी बतलाया। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि राज्य की उत्पत्ति और प्राकृतिक परीक्षण या कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास, राज्य के स्वरूपों की जांच पड़ताल करना, यह सब जो है राजनीति के क्षेत्र हैं। और यहाँ तक संभव हो कि राजनीति की प्रगति या विकास के नियमों को नियमित करना भी उन्होंने राजनीति क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया था, और ऐसा माना था ये सब जो है राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आया था। और यह परिभाषा उन्होंने राजनीति विज्ञान जब को परिभाषित कर रहे थे या विषय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे तो उसके संदर्भ में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है किसकी उक्ति। अब देखिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन जो है पीजीटी 2000 में पूछा है, और गार्नर से संबंधित सेम ही कोटेशन को अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से मतलब सेम ही है लेकिन उसको बस पूछने का तरीका अलग करके पूछा है। जैसे टीजीटी में पूछ दिया है कि किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य से है, तो यह गार्नर हो जाएगा। तो अगर आपका पूछ दे कि राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है तो तभी गार्नर होगा। या ये पूछ दे कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है तो ये भी गार्नर का ही कोटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए पीजीटी 2010 में राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही है, यानी इनकी जो परिभाषा है राज्य तक ही सीमित है, तो यह गार्नर का स्टेटमेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके चल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा ही रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? तो गार्नर का है। ये देखिए यूपीजीआईसी में भी पूछा है, पीजीटी में भी पूछा है, टीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछा है। तो यानी यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से है, ये भी गार्नर का है। ऑप्शंस पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है या किस विचारक ने दी है? ऑप्शंस है आपके गार्नर, सीले, केटिल, गिलक्राइस्ट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गिलक्राइस्ट। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान के परिभाषित करने के लिए दिया था। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, और जब राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है तो राज्य, यह माना जाता है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार जो है राज्य के द्वारा प्रभुत्व या शक्ति प्राप्त करती है, या मतलब संप्रभुता प्राप्त करके उसका प्रयोग करती है, और सरकार के बिना जो है राज्य एक मूर्त कल्पना है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो इसी गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने ये परिभाषा दिया था कि राज्य के अंतर्गत जो है राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन या समस्याओं का अध्ययन करता है, या कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, और यही जो है सामान्य समस्याओं का भी अध्ययन, ऐसा भी क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकता है। और इसी के संदर्भ में पॉल जेनेट ने भी, एक राइटर हैं, उन्होंने भी कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञान का वह अंग है जिसे राज्य के आधार या राज्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो यह परिभाषा जो है गिलक्राइस्ट का है। तो यह आपको यहाँ पे ध्यान देना यह है कि यह कैसे जानेंगे कि गिलक्राइस्ट की परिभाषा है। तो अगर आपको यह पता है कि जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन किया जाता है, और यह जो है राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सरकार है या राज्य के द्वारा ही प्रभुसत्ता या शक्ति का प्रयोग करती है, सरकार के बिना राज्य एक मूर्त कल्पना है, ऐसा ही सामान्य रूप से हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे अगर दिया है स्टेटमेंट कि राज्य और सरकार के अध्ययन की बात हो रही है, या तो इस पे मुख्य रूप से फोकस गिलक्राइस्ट ने किया है। तो ऐसे आंसर आपका गिलक्राइस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शंस आपके बेंटले, लीकॉक, कैटलिन, लास्की। सही आंसर है कैटलिन। कैटलिन ने जो है राजनीति विज्ञान को शक्ति का केंद्र माना है। तो इसके अलावा भी जैसे आप कह सकते हैं कैटलिन के संदर्भ में अगर हम बात करें कि कैटलिन ने यह भी कहा था कि जैसे राजनीति जो है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है, इसके लिए एक नैतिक या अनैतिक सभी तरह से तरीकों को अपनाता है। तो यहाँ पे जो है मतलब जो कैटलिन है कि वह शक्ति को सर्वोच्च मानते हैं, मतलब उनका जो राजनीतिक अध्ययन का केंद्र ही है शक्ति को मान करके उन्होंने इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान का किया है। तो इसका आंसर जो है कैटलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह जो है एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। तो सही आंसर आपका एक लैटिन शब्द है। यहाँ पे आपको बता दे भी चलें कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पे सिविक और सिविटास शब्द से हुई थी। ठीक है, यह एक लैटिन शब्द है। और सिविक का मतलब क्या है कि नागरिक, सिविक का अर्थ यहाँ पे क्या है नागरिक, और सिविटास का अर्थ से अभिप्राय जो है नगर राज्य। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, ऑप्शंस है नागरिकता, पंचायती राज्य, राज्य
या नगर राज्य? सही आंसर आपका है नागरिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नागरिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। सही आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। और नागरिक शास्त्र के संदर्भ में आपको बता भी चलें, जैसे नागरिकता हो गया, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ ऑप्शन नागरिकता की जगह पर नागरिक जीवन भी दे दिया है, तो वहाँ पे नागरिक जीवन आपका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए नागरिकता न दे के नागरिक जीवन दिया है, तो यह भी नागरिक जीवन भी जो है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक संस्थाएं भी हैं, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, और यहाँ पे आपको बताते चलें, जो अरस्तु ने ही जो है राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी थी, और अरस्तु ने ही जो है राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था, या व्यवस्थित रूप से जो उन्होंने नीति शास्त्र से अलग किया था, इसीलिए इन्हें राजनीति शास्त्र का पिता या राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं प्लेटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? ऑप्शंस हैं प्लेटो, मार्क्स, हेगल, अरस्तु। तो सही आंसर क्या है? अरस्तु। देखिए अरस्तु के संदर्भ में मतलब आपको अगर पता है कि राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन अरस्तु ने किया है, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से व्यवस्थित रूप से अलग भी अरस्तु ने किया है, और इसीलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, या राजनीतिक विज्ञान का आप कह सकते हैं कि पिता माना जाता है। तो ये इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आप 29 देख सकते हैं। 30 में क्या पूछा? प्रथम राजनीतिक विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी अरस्तु हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो ये भी अरस्तु ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? तो ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट, लास्की। तो सही आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और खुद भी सॉल्व करके देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, कितने गलत, और कमेंट करके हमें बताइए भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शंस है बेंथम, सीले, विलेन और लिकॉक्स। सही आंसर जो है सीले हो जाएगा। राजनैतिक वैज्ञानिक जो ये विचारक या कह सकते हैं कि सीले थे, उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि जो हमारे राज्य के 4 मतलब जो तत्व हैं आवश्यकता, सरकार, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो निश्चित भूभाग है या निश्चित प्रदेश है वह राज्य का आवश्यक अंग उन्होंने नहीं माना था, सीले ने। यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, किसने माना है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो अन्य विचारक सीले के अलावा कौन से और विचारक हैं जो जिन्होंने राज्य के जो निश्चित भूभाग है उसके संदर्भ में बात कहा है। तो जो एक विचारक हैं डिग्वी, ठीक है, और एक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हैं हॉल, ने भी माना है कि जो राज्य के संदर्भ राज्य के आवश्यक तत्व निश्चित भूभाग है उसको राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, यानी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सीले के अलावा कौन है? डिग्वी हैं, हॉल हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो आंसर आपका सीले हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये भी आंसर सीले हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो आंसर जो है सीले होगा। निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर, डुग्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डुग्वी। हमने आपको बताया कि सीले के अलावा भी जो है डुग्वी और यहाँ पे तो हॉल ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन हॉल ने भी जो है वह निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और विलोबी। तो सही आंसर आपका विलोबी हो जाएगा। यहाँ आपको बताते चले कि जो राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं, सीले के अलावा हमने बताया कि जो निश्चित भूभाग जो है सीले, डुग्वी या एक डिग्विट हैं। डुग्वी के अलावा जो है एक डिग्विट विद्वान हैं, उन्होंने भी और तथा हॉल ने भी जो राज्य को निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि 4 ऐसे विद्वान हैं, सीले, डुग्वी, डिग्विट और हॉल। इन्होंने जो है राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जो हमने यहाँ पे बोला ना कि हॉल भी ऑप्शन में दे दिया है, तो यहाँ पे जिसका आंसर हालांकि गलत दिया है, यहाँ पे ये भी सही है कि हॉल ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, डुग्वी ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इसके अलावा इन 4 राइटर के अलावा जो है विलोबी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलोबी ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। इनके अलावा जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने इन्होंने राज्य के जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व के रूप में मतलब ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया है, मतलब राज्य के विभिन्न अंगों के बारे में बात नहीं किया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि उन्होंने जब बात ही नहीं किया है तो माना है या नहीं माना है इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं आपके हीगल, गार्नर, जोड, बोसांके। सही आंसर आपका हो जाएगा हीगल। यहाँ पे आपको बता दीजिए हीगल, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हीगल है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर जो है उनका उदारवादियों के विपरीत यह मानते थे। वह जो है जो उदारवादी विचारक थे उसके विपरीत हीगल ने माना कि व्यक्ति अपने सत्य और अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य के द्वारा ही, राज्य के घटक से होकर ही कर सकता है। यहाँ पे यही वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए कि वह राज्य है। यानी उनका मानना है कि अगर एक व्यक्ति जो है राज्य का सदस्य है इसीलिए उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं या उसको जो भी चाहिए पद की प्राप्ति है या उसका जो अस्तित्व है वह सब उन्होंने यह माना कि राज्य के द्वारा ही मिल रहा है। और उन्होंने यह जो है व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में यह बात कहा था और उदारवादी इसके विपरीत मानते हैं। उनका यह नहीं माना है कि राज्य से ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो हीगल ने माना कि व्यक्ति जो है जितना कुछ भी प्राप्त करता है वह राज्य के सदस्य होने के नाते ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? ऑप्शंस हैं आपके बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। तो
तो सही आंसर आपका हो जाएगा हीगल। यह क्वेश्चन भी पीजीटी 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताते चले, जो हीगल थे वह जर्मन दार्शनिक थे और मतलब यह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के आसपास के विचारक थे और इन्होंने जो है, इनको आदर्शवाद का प्रमुख जो है उन्नायक भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्य पृथ्वी व ईश्वर का पदक्षेप है, तो इसका भी सही आंसर आपका हीगल हो जाएगा। यहाँ आपको बताते चले, हीगल ने यह अपनी परिभाषा अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में दिया है और हीगल जो है निरंकुश राज्य का समर्थक है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसने यहाँ मतलब राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन भी माना है। और जो हीगल है उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है, राज्य की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हीगल जो मुसोलिनी जो हीगल के इसी विचार से बहुत अधिक प्रभावित था कि मतलब उन्होंने राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना या राज्य को प्राथमिकता दी। इसीलिए हम ये भी कहा जाता है कि हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो इसका भी आंसर हीगल हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा हीगल। नेक्स्ट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है, तो हीगल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न से किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है, तो ऑप्शन है आपके आशीर्वादम ने, गिलक्राइस्ट ने, गेटले ने, गार्नर ने। सही आंसर है आपका आशीर्वादम ने। यहाँ पे हम बात अगर करें आशीर्वादम की, तो आशीर्वादम ने अपनी यह परिभाषा जो है राज्य और समाज के मध्य संबंधों की चर्चा करते समय उन्होंने राज्य और समाज को कहा कि समाज को कहा कि समाज वो ईंट है और राज्य को सीमेंट के साथ उन्होंने कोरिलेट किया या मतलब उसके साथ तुलना कह सकते या संबंध उसका जोड़ा। और यह परिभाषा अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में उन्होंने दिया है। उन्होंने मतलब यह भी कहा कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं, अगर हम ईंट की दीवार की बात करें तो अगर ईंट जो है समाज है तो उनके बीच में जो सीमेंट लगा हुआ है ना, उसे उन्होंने राज्य कहा। यानी जो ईंट है वो अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों का त्यों रहे, कायम रहे। अगर ईंट जो है अगर वह अपनी जगह ऐसे ही रहता है ताकि वह दीवार कायम रहे, इसी प्रकार हम जब राज्य और समाज के मध्य संबंधों की बात करते हैं तो जो समाज है वह जो है ईंट है, वह ज्यों का त्यों रहता है, तभी जो है राज्य जो है एक मतलब कह सकते हैं कि राज्य का बना है या राज्य का अस्तित्व है। और इसी के संदर्भ में बार्कर ने भी परिभाषित किया है कि उन्होंने कहा कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मतलब अगर उन्होंने कहा कि समाज जो है समाज है तभी राज्य अस्तित्व में है, या कह सकते हैं जब समाज है तभी राज्य जो है अस्तित्व में है। यदि समाज नहीं रहता है तो राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है समाज की तुलना ईंट, अगर ईंट नहीं रहेगा तो सीमेंट मतलब दीवार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, और मतलब सीमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे ईंट को समाज से जोड़ा, सीमेंट को राज्य से। अगर ईंट है तभी दीवार है, तो यानी समाज है तभी राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है लिकॉक, गिलक्राइस्ट, ऑप्शन है गार्नर, डी लास्की। तो सही आंसर हमने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया था, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं डायरेक्ट गार्नर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शंस हैं आपके गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहर, गैटिल।
तो सही आंसर जो है आपका रॉबर्ट डहल है। ये हम ऊपर आप डिस्कस भी किए हैं, तो आप उसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 48, औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन और सत्ता, तो सत्ता। नेक्स्ट है 49, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चारी और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चारी और अवसरवादी है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको बताते चलें, जो हॉब्स की भांति ही मैकियावेली ने भी अपनी जो पुस्तक है द प्रिंस में उन्होंने मानव स्वभाव को बुरा बताया, यानी बुरे स्वभाव का मनुष्य का जो स्वभाव है बुरे के रूप में उन्होंने चित्रित किया है या बतलाया है। मैकियावेली की यह धारणा भी रही है या उन्होंने माना है कि मनुष्य स्वार्थी है, दुष्चारी, अवसरवादी होते हैं। यदि अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण है कि भय की वजह से वो अच्छे बनते हैं, लेकिन मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं होता है। तो यह मैकियावेली ने हॉब्स की भांति अपनी मतलब इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरस्तु के विचार में मैकियावेली को प्रभावित किया है? ऑप्शंस हैं नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सभी। तो यहाँ पे जो है मतलब यह कह सकते हैं जो अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही जो है अनुभववादी ही या मतलब यथार्थवादी चिंतक थे, माने जाते हैं। और अरस्तु ने जो है नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके जो है राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कहलाए थे या मतलब कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैकियावेली को भी जो है यहाँ पे अगर बात करें तो मैकियावेली को भी अपने युग का शिशु कहा गया है। अरस्तु की भांति जो मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था भी माना है, और जो ऐतिहासिक विधि का प्रयोग मैकियावेली ने अरस्तु की ही भांति किया है। उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। तो इसमें भी उन्होंने ऐतिहासिक विधि का ही प्रयोग करके बताया था। इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज का लिए या आज 50 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर कोई कमेंट हो या आप चाहते हैं ऐसे डिटेल में हम डिस्कस करें तो वो भी बताइए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चंस को ही वो किया मतलब लाया जाए सामने, तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।